नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न ज़्यादातर पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम ख़राब किए हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहले दिया गया है कि हमें तद्धित का क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है, और अपने ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है तद प्लस धित, वे में लिखा है तद प्लस हित धित। देखो यहाँ पर पूरा दोनों ते पूरे हैं तत्, और यहाँ पर है तद आधा ते प्लस धित। ठीक है, उसके बाद तय और आधा तय तत् प्लस हित, और यहाँ पर तद प्लस हित। ठीक है, एक तरफ धित है और एक तरफ हित है, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर तद्धित। तो देखो इसमें हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास आएगा तत् प्लस हित, क्योंकि हम जानते हैं ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि में जब तय के बाद में अगर है तय के बाद में अगर है आता है तो इसका हमारे पास आधा दय और पूरा दय बन जाता है, यानी कि ये इस प्रकार से बनता है, इसको हम बोलते हैं तद्ध। ठीक है, दध, इस प्रकार से ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है इसमें, तो ये बन गया तद्धित। तो अपने पास इसका संधि विच्छेद हुआ तद प्लस हित। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो उद्विग्न, उद्विग्न को क्या बोला जाएगा, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। अच्छा, इसका संधि विच्छेद, इसका भी संधि विच्छेद करना है। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमें पूछा गया। तो उत प्लस विघ्न, उद प्लस दिग्न, उत प्लस भिन्न, और उद प्लस दिग्न। अब आप बताइए इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसको देखिए यहाँ पर उद्विग्न, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं उत प्लस विघ्न। क्या लिख सकते हैं, उत प्लस विघ्न लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो तय के बाद में क्या आ रहा है, तय के बाद में आ रहा है बै। ठीक है, ये रे ले वे उनमें से है ये। ठीक है, तय के बाद में अगर बै आता है तो अपने पास यहाँ पर इस तय का तीसरा वर्ण आएगा। क्या आएगा, तीसरा वर्ण। तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तय थे दे आता है। क्या आ जाएगा इसके स्थान पर, दे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तय के स्थान पर क्या आएगा, दे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उद्विग्नि, ठीक है, उद्विग्न लिख रहा है, ये उद्विग्न लिख रहा है। तो यहाँ पर अपने पास उत प्लस विघ्न, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। उत प्लस विघ्न, तय और वह के मेल पर क्या आ जाएगा, दय आ जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, आप इसको करिए जब तक। अब आपने इसको कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, अपन ने ऊपर जो पढ़ा है उसी का ही ये वो एक रूप है। तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेद, और ऋक प्लस वेद, इसका क्या होता है, संधि विच्छेद। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कै, और कै के बाद में आ रहा है बै। कै के बाद में क्या आ रहा है, बै। तो इसी प्रकार से हम इस सूत्र के हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि कै के बाद में यदि वे आ जाए, कै के बाद में यदि वे आ जाए तो कै वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर यहाँ पर हो जाता है। तो हम कर सकते हैं कि ऋग कै के स्थान पर गे हो जाता है और वेद का वेद आ जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया, ये ऋग्वेद बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, ऋक प्लस वेद हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है अपने पास ऋक प्लस वेद, तो यहाँ देखिए री प्लस वेद, ये अपना गलत हो गया। ऋक प्लस वेद ये अपना सही हो जाएगा। उसके बाद री प्लस गवेद ये गलत है, ये गलत है। और इसके बाद ऋग प्लस ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको छांट लेंगे। अब आप चौथे प्रश्न को देखिए। अब यहाँ देखेंगे निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, वृद्धि संधि पूछा है इसने, तो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है हमें पूछा गया है। तो वृद्धि संधि की एक पहचान बता देता हूँ। वृद्धि संधि की पहचान होती है कि जिसके ऊपर दो मात्रा आ जाएं वो वृद्धि संधि का क्या होता है, उदाहरण होगा हमेशा। याद रखना इस चीज़ को। ये इसके लिए क्या होती है, एक ट्रिक होती है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक बोलते हैं। हिंदी की क्लास में अंग्रेजी की ट्रिक चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा
कि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या लिख सकते हैं कि जिसके ऊपर दो मात्रा होंगी वो किसका होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। तो आप देख सकते हैं कि महेश्वर, इसमें दो हैं, दो मात्रा लगी हुई हैं ऊपर। उसके बाद लोकेशना, लोकेशना के ऊपर भी दो मात्रा हैं। उसके बाद पवित्र है, उसके बाद महोत्सुक्य, महोत्सुक्य है इसमें, और इसके ऊपर भी क्या है, अपने पास दो मात्रा लगी हुई हैं। यहाँ पर भी दो मात्रा हैं, के ऊपर, और यहाँ है के ऊपर दो मात्राएं हैं। तो अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पवित्र में अपने पास कौन सी वृद्धि नहीं है, संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं होती पवित्र के अंदर। पवित्र के अंदर कौन सी संधि होती है, तो वो होती है प प्लस इत्र। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है प प्लस इत्र। अब ये प प्लस इत्र मिलकर क्या बनते हैं, प प्लस इत्र, इस पर एक मात्रा आएगी, ठीक है, प प्लस इत्र यानी कि पवित्र। और इसमें जो संधि होगी आप सब जानते हैं, इसमें कौन सी होगी, अयाधि संधि, क्योंकि हम जानते हैं कि ओ और ओ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, असमान स्वर, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है। क्या हो जाता है, अब जब इसमें यहाँ पर अब आएगा तो ये पे तो पे ही रहेगा, क्योंकि इसका ओ तो हट गया, पे में ए जुड़ेगा तो ये पे बन जाएगा। और ये इत्र है, ये बे के ऊपर मात्रा लग जाएगी इत्र की, तो क्या बन जाएगा, ये पवित्र। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, तो हमें यहाँ देखना है कि किस में गलत संधि विच्छेद दिया गया है। सॉरी। अब यहाँ पर अगला देखिए, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, ये हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखिए ऊपरी प्लस उक्त, तो हमें बताना है कि क्या ये सही है। सर्व प्लस ईक्षण सर्वेक्षण बनेगा, या फिर पुत्र प्लस ऐषण क्या बनेगा, पुत्रेषण बनेगा, या फिर आशा प्लस अतीत क्या बनेगा, आशातीत। तो यहाँ हम देखते हैं कि गलत संधि विच्छेद किस में है। तो देखिए गलत संधि विच्छेद हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पुत्र प्लस ऐषण। ठीक है, पुत्र प्लस ऐषणा में ये जो संधि विच्छेद है ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये होता है अपने पास पुत्र प्लस ऐषण, इस प्रकार से पुत्र प्लस ऐषणा, इस प्रकार से आता है ये पुत्र प्लस ऐषणा। इसके ऊपर जो मात्रा लगी हुई है यहाँ पर गलत है, यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा इस प्रकार से, पुत्र प्लस ऐषणा के रूप में। तो ये अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए। बाकी सब में सही संधि विच्छेद है कि उपर्युक्त का क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त। उसके बाद सर्वेक्षण का क्या होगा, सर्व प्लस ईक्षण। उसके बाद आशा प्लस अतीत का क्या होता है, आशा प्लस अतीत, यानी कि आशातीत इसका बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर इनमें से किस विकल्प में धन प्लस उपार्जन की संधि करने पर बना शब्द है। हमें देखना है कि धन प्लस उपार्जन की संधि करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर पहला है धनु प्लस पार्जन, धन उपार्जन के संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ लिखा हो धनुपार्जन। ठीक है, वे पे लिखा है धनोपार्जन, उसके बाद है धनुपार्जन, और उसके बाद धनोपार्जन। हमें इनमें से ये बताना है, तो आप देख के बताइए यहाँ पर क्या उत्तर आएगा। यहाँ पर देखो अपने दो ऑप्शन एक जैसे लिखे हुए हैं, धनोपार्जन धनोपार्जन। तो इसमें से एक को हम हटा देते हैं, इसको कर देते हैं धनोपार्जन। इस प्रकार से आ की मात्रा यहाँ से हटा दी गई है। तो अब दोबारा से पढ़ेंगे सवाल को। तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो निम्न में से किस विकल्प में धन प्लस उपार्जन की संधि करने वाला शब्द है। तो यहाँ देखिए धनुपार्जन, यानी कि ऊ इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए धनोपार्जन, धनोपार्जन है यहाँ पर, धनुपार्जन है यहाँ पर, और धनोपार्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास धन प्लस उपार्जन की संधि करने पर कौन सा बनेगा, धनोपार्जन, क्योंकि जब ए के बाद में अगर ऊ आ जाता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। ये हमें एक संधि में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसका नाम, उस संधि का नाम हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि उस संधि का नाम कौन सा है जिसमें ए प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये हमसे पूछा गया है। और ये DSSB की परीक्षाओं में पूछे हुए सारे सवाल एक साथ में लेके आया हूँ। आपको जितनी भी पुरानी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में से छांट के आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, और ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर है निर प्लस अर्थक, उसके बाद है निहि प्लस अर्थक,
उसके बाद है निरा प्लस अर्थक और द, इनमें से कोई भी नहीं। आप इनका आंसर हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा अपने पास, निरर्थक शब्द है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो अपने पास आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि निहि प्लस अर्थक यहाँ पर क्या बनता है, निरर्थक बन जाता है। क्योंकि ये जो विसर्ग है ये क्या किस में बदल जाता है, ये आधे रह में बदल जाता है। और उसके बाद देखते हैं तथैव। तथैव, अब इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, केवल क्वेश्चन मार्क है, आपको समझना है कि इसका क्या करना है, इसका विच्छेद करना है। तो अब इनका विच्छेद करेंगे तथैव का, तो देखिए क्या बनेगा, तथई प्लस व, इसने सीधा सीधा इसको तोड़ के लिख दिया है। आगे देखते हैं तथ प्लस व, उसके बाद तथ प्लस एव और तथा धन एव। तो अपने पास यहाँ पर जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास आएगा तथा प्लस एव आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए के बाद या आ के बाद में अगर अपने पास क्या हो, ए हो, तो क्या बन जाता है, बड़ी आई में बदल जाता है। ठीक है, तथैव हो जाता है, क्या हो जाता है, तथैव हो जाता है, आप जानते हो इस प्रकार से। तो तथा धन एव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा अपने पास 7वें क्वेश्चन का द आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अपने पास दिया गया है स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग। इसका हमें क्या करना है, संधि बनानी है, विच्छेद हमें दिया गया है। तो इसकी जब हम संधि करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, संगु पंग या फिर सांगो पंग या फिर संग पंग या फिर संज्ञा पंग। तो इनमें से देखिए स प्लस अंग, जब इनकी हम स प्लस अंग और उसके बाद में है उप प्लस अंग, तो स प्लस अंग करेंगे तो सांग बन जाएगा, और ए प्लस ऊ करेंगे तो ओ बन जाता है सांगो, और फिर उसके बाद पे में अंग जोड़ेंगे तो पांग बन जाएगा। तो ये अपने पास आएगा सांगो पांग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखो एक एक करके दिखाता हूँ, कुछ पहले बनाएंगे तो सांग, से प्लस अंग क्या बनेगा, सांग बन जाएगा, और उसके बाद में फिर उप जोड़ेंगे तो ए प्लस ऊ क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, ये हो गया सांगो, सांगो बना यहाँ पर। सांगो के बाद में देखिए, सांगो के बाद में है अंग, ठीक है, तो बाद में पे भी तो है, सांगो, सांगो बन गया यहाँ पर, प्लस में अंग है, और ए प्लस अंग जुड़कर क्या बन जाता है, आ, ए और आ क्या हो गया, सांगो पांग यहाँ पर बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, सांगो पांग इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला है स्थानापन्न। स्थानापन्न में क्या आएगा, इसका हमें बताना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसमें ए स्थान पर लिखा हुआ है कि स्थान प्लस आपन, दूसरे नंबर पर है स्थान प्लस आपन, उसके बाद में स्थानप प्लस अन्न, और उसके बाद स्था प्लस आपन। तो यहाँ आप देखिए इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करो। तो यहाँ पर देखिए स्थान और आपन, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि पीछे पन आना चाहिए था, यहाँ पन है केवल, तो वो एक ने कहाँ से आएगा। उसके बाद देखिए स्थान प्लस आपन, तो अब जब इनको हम संधि करेंगे तो ए प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाएगा। तो ये शायद बन सकता है कि स्थानापन्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्थानापन्न, ये सही लग रहा है। और आगे देख लेते हैं, स्थान प्लस आपन ये गलत है, और उसके बाद स्था प्लस आपन ये भी गलत है, क्योंकि इसके बाद इसमें नए नहीं है, नए कहाँ से आएगा, है ना। और ये वैसे ही दे रखा है स्थानप, स्थानप क्या होता है पता नहीं, अन्न तो खैर एक अर्थ है। तो स्थान प्लस इसका आपन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्थानापन्न का। आगे देखते हैं, अपने पास निराशा दी गई है, निराशा का हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर देखिए निराधन आशा है, निहिधन आशा है, निर प्लस आशा है, और निर्ह प्लस आशा है। तो हम जानते हैं कि निराशा शब्द जो है वो विसर्ग संधि से आया है। तो विसर्ग संधि में जो विसर्ग होता है उसका क्या बन जाता है, अगर उसके बाद में कोई स्वर हो तो क्या बनेगा, उसका रे बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, निराशा, इस प्रकार से निर प्लस आशा, और इसका क्या बन जाएगा, निराशा बन जाएगा इस प्रकार से।
तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन कि महोदय, महोदय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए महोदय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो पहले ऑप्शन में देखिए महो प्लस दय है, महो प्लस दय, उसके बाद महो प्लस उदय, उसके बाद महा प्लस उदय और उसके बाद महान प्लस उदय। अब यहाँ पर महोदय आना है, क्या आना है महोदय। तो महोदय कैसे आएगा महा प्लस उदय से, क्योंकि हम जानते हैं ए के बाद या आ के बाद में ऊ हो तो इसका क्या बन जाता है ओ बन जाता है, ठीक है गुण संधि में। तो ये क्या आएगा ओ महोदय, महा प्लस उदय, यानी कि से ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। महोदय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास क्या आएगा ये आएगा महा प्लस उदय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं परंतु, परंतु का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा परन प्लस तु, परन प्लस तु यहाँ पर आधा ने है, उसके बाद परम प्लस तु और परन प्लस आधा ने और तु, ठीक है ये हमें इसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर अपने पास परन है और तू है, इसका कोई यू और नहीं है लॉजिक इसमें, ने और तू है इसका भी कोई वो नहीं आएगा। तो मैं परम प्लस तू, तो मैं के बाद अगर कोई वो आ जाए स्वर, ठीक है तो उसका वो हो जाता है पंचम वर्ण हो जाएगा, ठीक है तय आ गया ना, तय का पंचम वर्ण क्या होता है तय थे दे धे ने हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा परंतु हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए सिंह रूपी नर, इसका हमें निकालना है। अब हमारे संधि हो गई थी, मतलब हमने उसके 12-13 प्रश्न पढ़ लिए थे। अब आप चलते हैं समास की ओर। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। अब हम समास के प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सिंह रूपी नर से विग्रह, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास यहाँ पूछा गया है। तो सिंह नर, उसके बाद है नरसिंह, उसके बाद है नरसिंहा और उसके बाद सिंहा नर। तो अपने पास इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंह रूपी नर क्या होता है नरसिंह होता है, तो नरसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या बे। उसके बाद देखिए विद्यालय का सही विग्रह है, हमें बताना है कि विद्यालय का सही समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए विद्या को आल्य, विद्या से आल्य, विद्या के लिए आल्य या विद्या में आल्य। तो अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय का सही विग्रह क्या होता है, विद्यालय का सही विग्रह होता है विद्या के लिए आल्य, क्या होता है विद्या के लिए आल्य, यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सत्यासत्य का सही विग्रह है, तो हमें देखना है कि सत्यासत्य का सही विग्रह क्या होगा। तो अपने पास यहाँ पर देखिए दिया क्या है सत्य ही असत्य, उसके बाद बे में है सत्य और असत्य, उसके बाद सत्य या असत्य या फिर सत्य का असत्य। तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या होगा सत्यासत्य का सही विग्रह। तो सही विग्रह होता है सत्य या असत्य, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सत्य या असत्य। सत्य असत्य को क्या बोलते हैं सत्य या सत्य बोलता है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे सत्य या असत्य, सत्य असत्य का। तो उसके बाद देखिए चौराहे में कौन सा समास है। अब हमें बताना है कि चौराहे में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर में ए में है द्विगु समास, उसके बाद बे में है तत्पुरुष समास, से में है बहुब्रीहि समास, उसके बाद है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा 16वें क्वेश्चन के लिए, 16वें क्वेश्चन के लिए बताइए। तो इसमें हो जाएगा देखो चौराया, यानी कि ये गिनती का अर्थ दे रहा है 4 राहों का समूह, तो अपने पास इसका सीधा सीधा हो जाता है द्विगु समास, 4 राहों का समूह। उसके बाद देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में हमें बताना है कि कौन सा समास होगा। ये शॉर्ट में लिख दिए हैं जिससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ दी जाए। तो नीलकंठ में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास, ठीक है। तो हमें बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में देखिए नीला है जिसका कंठ, कौन भगवान शिव, और एक नीलकंठ पंछी भी आता है ना, कठफोड़ा जिसको बोले ऐसे कुछ नाम है उसका नीलकंठ। तो नीलकंठ कौन है भगवान शिव, बहुब्रीहि समास, ठीक है। और द्वंद्व इसमें होगा नहीं, अव्ययीभाव है नहीं, द्विगु इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास सही हो जाएगा।
आगे देखिए, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता, ऐसा कौन सा समास है? तो यहाँ देखिए अपने पास पहला है अव्ययीभाव समास, नंबर 2 पे है बहुब्रीहि समास, उसके बाद द्विगु समास और उसके बाद नंबर 4 पे है तत्पुरुष समास। तो ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो होता है अपने पास बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। आगे देखिए पीताम्बर, पीताम्बर शब्द दिया गया है, इसका हमें क्या करना है कि इसमें समास पता लगाना है कि समास कौन सा होगा। तो अपने पास ऑप्शन में है बहुब्रीहि, उसके बाद है अव्ययीभाव, उसके बाद है कर्मधारय, उसके बाद है द्विगु। तो अपने पास पीताम्बर का जो पीताम्बर भगवान विष्णु को, कृष्ण को कहा जाता है, और तो ये हो जाएगा, विष्णु भगवान भी पीताम्बर ही है वैसे तो, क्योंकि रूप तो एक ही दोनों के ना, वैसे शायद विष्णु भगवान को ही बोला जाता है पीताम्बर। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अलग पद की प्रधानता होती है। जैसे इसमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था नीलकंठ, नीलकंठ में क्या होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ ही अलग है। क्या है? भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, महादेव। उसके बाद यहाँ देखिए पीताम्बर भगवान कृष्ण को कहा जाता है। उसके बाद इसमें बहुब्रीहि समास है क्योंकि अन्य पद प्रधान है, इसमें अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, रामचरित में कौन सा समास है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर है तत्पुरुष, उसके बाद है कर्मधारय, उसके बाद द्विगु और द्वंद्व। तो रामचरित जब इसका समास विग्रह करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? राम का चरित या चरित्र। ठीक है, राम का चरित्र। अब इसमें कौन सा तत्पुरुष है? इसमें है संबंध, संबंध, क्योंकि काफी के राम का संबंध बता रहा है राम से उसका, तो राम का चरित्र है तो संबंध तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष इसमें राइट आंसर होगा। तो यहाँ केवल तत्पुरुष दे रखा है, अगर परीक्षा में इसमें भी पूछा जाए कि संबंध में मतलब कर्ता है, कर्म है, कौन सा है, तो संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। आगे देखिए दशानन, दशानन में कौन सा समास है? तो उसमें देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो दशानन में कौन सा होता है? क्योंकि हम जानते हैं दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। अब ये अन्य अर्थ निकल रहा है इसका, और अन्य अर्थ केवल एक में ही निकलता है, वो किस में निकलता है? बहुब्रीहि समास में। कौन से समास में? बहुब्रीहि समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। अब आगे देखिए कष्टापन्न, कष्टापन्न में देखिए कौन सा समास है? तो कष्टापन्न में समास हो जाएगा अपने पास तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या कर्मधारय। ठीक है, कष्टापन्न मतलब तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव और कर्मधारय, इनमें से कौन सा समास आएगा कष्टापन्न के अंदर? तो यहाँ देखिए कष्ट से उत्पन्न, तो इसमें भी से आ गया, यानी कि ये क्या बता रहा है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? करण तत्पुरुष इसमें समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष। तो अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए संधि और समास में क्या समानता है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके, दोनों में ही शब्द विकास होता है। ब ऑप्शन में देखिए संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ मिलती हैं। स में देखिए संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ विकार अनिवार्य है। और नंबर ब में है दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो अपने पास संधि और समास में समानता जो है वो एक ही समानता है कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। केवल क्या करते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला है भूखंड। भूखंड में बताना है कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो निशान होता है ये ज़्यादातर द्विगु उसको द्वंद्व को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का खंड। तो इसमें फिर देखो ये आ गया का, भूमि का खंड, तो क्या बनेगा? ये फिर क्या बन जाएगा? तत्पुरुष। और कौन सा? का, यानी कि संबंध, भूमि का खंड। ये उससे क्या बता रहा है? भूमि से इसका संबंध बता रहा है कि ये भूमि का खंड है।
तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे देखिए, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। अब हमें ये बताना है कि ईश्वर भक्ति जो शब्द है इसका अपने पास विग्रह और समास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ईश्वर और भक्ति, इसमें है द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए ईश्वर की भक्ति करता है जो बहुब्री समास। उसके बाद है ईश्वर की भक्ति, इसमें है तत्पुरुष समास। और ईश्वर रूपी भक्ति, इसमें है कर्मधारय समास। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर अपने पास देखिए ईश्वर भक्ति का जो विग्रह होगा वो होगा ईश्वर भक्ति, यानी कि ईश्वर की भक्ति। तो यहाँ देखिए ईश्वर की भक्ति आ रहा है और इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ये अपना स यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है राजसभा में कौन सा समास है। तो ऑप्शन में देखिए ए में है तत्पुरुष, ब में है कर्मधारय, स में है द्वंद्व और ड में है यहाँ पर बहुब्री। तो राजसभा इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा के लिए सभा या फिर राजा की सभा, राजसभा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कौन सा बनेगा, दोनों में ही कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। नहीं पूछ रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है, मतलब 3 में द्वंद्व समास है, 1 में नहीं है। तो यहाँ देखिए सीताराम, सीता और राम, परशुराम, तो ये अलग नाम है। उसके बाद हानि और लाभ, इसको हानि लाभ बोल सकते हैं। भाई बहन, इसको भाई और बहन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना तो बीच में कोई डैश है और सीधा नाम है ये, और ये क्या है, परशुराम। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो इसमें पहले में तत्पुरुष था, इसमें बी हो जाएगा, यानी ब हो जाएगा परशुराम। आगे देखिए किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास वो होता है जिसमें शुरुआत में पढ़ने पर ऐसा लगे कि गिनती आ रही। तो देखो चौराया यानी कि 4 राहों का समूह, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह, इसमें 4 आ गया, इसमें 3 आ गया। इसमें देखिए चतुरानन 4 मुखों वाला, और सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पर समूह बोल रहा है, देखो 4 राहों का समूह, 3 भुजाओं का समूह और 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो चतुरानन यहाँ पर सही हो जाएगा कि चतुरानन में कौन सा नहीं है, द्विगु समास नहीं है। ठीक है, सप्ताह में है। उसके बाद आगे देखते हैं कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। कौन सा पूछ रहा है ये, अव्ययी भाव, यानी कि जिसमें शुरुआत में क्या हो, अव्यय हो। क्या हो, अव्यय दिया गया हो। क्या दिया गया हो, अव्यय, अव्यय दिया गया हो। तो यहाँ देखिए यथाविधि, उसके बाद प्रजापति, उसके बाद शुद्ध जल और उसके बाद नभास। तो यहाँ देखिए अपने पास अव्ययी भाव समास नहीं है। अगर इसमें से नहीं हटा दिया जाए तो प्रश्न सही है। ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है, प्रश्न गड़बड़ लिख लिया था। निम्न किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न सही है या गलत है, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। अच्छा सही है। तो अव्ययी भाव समास केवल एक में ही है, आपको पता है, यथाविधि। यथाविधि में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। आगे देखिए किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है। अब 3 में है, 1 में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चक्रपाणी, उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद पंचानन और उसके बाद पंचपात्र। तो पंचपात्र में क्या नहीं है, बहुब्री समास नहीं है। बाकी सब में क्या है, बहु। ये सभी अलग अलग अर्थ देते हैं अपने अपने उसका। तो देखिए चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है, कौन, भगवान विष्णु। चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं हैं। पंचानन ये भी अलग देवता का एक वो देता है। और पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा द्विगु समास के अंदर। कौन से के, द्विगु समास के अंदर चला जाएगा ये। आगे देखिए किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ बताना है कि किस में तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए मुख कमल, मुख जैसा कमल या कमल जैसा मुख। गंगा जल, गंगा का जल। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। और राष्ट्रपति। अब राष्ट्र देखिए यहाँ पर किस में क्या नहीं है,
किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर बताइए आप सभी। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पर देखिए किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। मुख कमल, गंगा जल, गंगा का जल, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति, राष्ट्र का पति। ठीक है, तो यहाँ अपना हो जाएगा मुख जैसा, यानी कि ये अलग है। यहाँ पर ये कर्मधारय आ रहा है मुख जैसा कमल में। और राष्ट्रपति का मैं अभी बता देता हूँ कि इसका क्या बोलता है राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर राष्ट्र का पति यानी कि राष्ट्र का स्वामी हो जाएगा। ये राष्ट्र का स्वामी, इसका समास विग्रह हो जाएगा राष्ट्र का स्वामी। और इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संबंध, क्योंकि राष्ट्र से इसका क्या होता है? संबंध होता है। मुख कमल यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास नहीं होगा। आगे चलते हैं। दही बड़ा का, दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह होगा। ये दही बड़ा है, इसका हमें विग्रह बताना है कि विग्रह क्या होगा। तो देखिए दही का बड़ा, उसके बाद दही और बड़ा, उसके बाद दही पे बड़ा, और उसके बाद दही में डूबा बड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर में क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा अपने पास दही में डूबा बड़ा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। अब जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा? देखो द्वंद्व में दोनों ही पद लेने पड़ते हैं। अव्ययी भाव में अव्यय आता है शुरुआत में। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में अन्य प्रधान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है। अब हमें बताना है कि मृत्युंजय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है यहाँ पर। तो देखिए पहला है द्वंद्व, उसके बाद है कर्मधारय, उसके बाद है द्विगु और उसके बाद है बहुब्रीहि। तो बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा? मृत्युंजय, मृत्युंजय अपन भगवान शिव को कहते हैं। तो मृत्युंजय में प्रयुक्त समास होगा यहाँ पर बहुब्रीहि, क्योंकि इसका क्या निकल रहा है? इसका अन्य अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर मृत्युंजय का अन्य अर्थ क्या होता है? भगवान शिव महादेव को क्या कहा जाता है? मृत्युंजय कहा जाता है। ठीक है, जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो। उसके बाद देखिए देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय में कौन सा समास होगा अपने पास? ऑप्शन देखिए यहाँ पर तत्पुरुष, उसके बाद बहुब्रीहि, उसके बाद द्विगु और उसके बाद कोई नहीं। तो अपने पास देवालय यानी कि देवों के लिए आलय, यानी कि इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? तो खरा और खोटा, तो इसमें हो गया अपने पास द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? द्वंद्व समास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उधर जिसका, तो बहुब्रीहि, इसमें है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो लंबा उधर किसका है? भगवान गणेश का। तो इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट आंसर। तो इसमें क्या होगा? लंबोदर किसको कहा जाता है? भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है, इसलिए इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कन्यादान में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन है अपने पास बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। कन्यादान का अर्थ होता है कन्यादान, कन्या का दान करना। तो कहा आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए किस क्रमांक में सही सामासिक पद नहीं है, हमें इनको पढ़ना है और उसमें देखना है कि सामासिक पद किसका सही नहीं है। तो यहाँ है गति के अनुसार, यथा गति, इसमें हो गया अव्यय भाव, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पल पल प्रतिपल, इसको देखेंगे अभी। तीन लोकों का समाहार है त्रिलोक, ये सही है। इसमें आ गया अपना पास द्विगु समास। और 6 हैं माताएं जिसकी वह क्षणमातुर, ये भी सही है। इसमें कौन सा है? कर्मधारय। 6 हैं माताएं जिसकी वह क्षणमातुर, तो अपने पास यहाँ पर गलत कौन सा हो गया? ये वह,
पल पल, पल पल का प्रतिपल नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये अपने समास के प्रश्न थे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गणित मतलब ये हिंदी के अलग जो अगला टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार आप अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए अपना अगला प्रश्न है, बर्बर शब्द का विलोम है। हमें बताना है कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अपने ऑप्शन है, ए में है सभ्य, बे में है बुरा, से में है दुष्ट और दे में है अत्याचारी। तो हमें बताना है कि बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बर्बर का होता है सभ्य। ठीक है, आगे चलते हैं। किस क्रम में सही विलोम नहीं है, किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं दिया गया है। तो देखिए उद्घाटन का होता है समापन, उसके बाद उत्तम का होता है अधम, और इष्ट का होता है अनिष्ट, और यहाँ पर है अनुराग का दुराग। तो अनुराग का दुराग नहीं होता, आप सब जानते हैं। अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। ठीक है, आगे देखिए पुरोगामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमें पूछा गया है अगला सवाल, पुरोगामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, पश्चिगामी, ऊर्ध्वगामी, पतनगामी और अपूर्ण। तो देखिए यहाँ पर पुरोगामी का हो जाएगा पश्चगामी। क्या हो जाएगा, पश्चगामी होता है इसका। अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द है। तो अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अल्पज्ञ, बहुअज्ञ, सर्वज्ञ या विज्ञ। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा द। आगे देखिए आलोक का विलोम शब्द है। तो यहाँ अपने पास आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, अमा, श्रेप्ति, ज्योत्सना और तम। तो आलोक का हो जाएगा अपने पास तम। आलोक का क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो नीरुजता का विलोम शब्द क्या होगा। तो नीरुजता का देखिए यहाँ पर ए में है रुग्णता, बे में है आतुरता, से में है स्वस्थता और दे में है स्वच्छता। तो अपने पास नीरुजता का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, नीरुजता का हो जाएगा रुग्णता। क्या हो जाएगा, रुग्णता। अब यहाँ पर देखिए राजा का विलोम शब्द है। तो राजा का विलोम शब्द देखिए इसमें प्रजा, रानी, सेनापति या रंक। तो राजा का विलोम शब्द हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, रंक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, संतोष का विलोम शब्द होगा। तो हमें बताना है किसमें से कौन सा है जो संतोष का विलोम शब्द होगा। तो ए में देखिए असंतुष्ट, उसके बाद निसंतोष, उसके बाद असंतोष और उसके बाद असंतोषी। तो बताइए यहाँ पर संतोष का विलोम शब्द क्या होगा। तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा अपने पास असंतोष। क्या हो जाएगा, असंतोष। यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल है, गरल का विलोम शब्द है। तो हमसे पूछा गया है कि गरल का विलोम शब्द क्या होगा। इसमें देखिए सुमति, अगला है विरल, उसके बाद सुधा और उसके बाद सरल। तो यहाँ पर गरल का विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। गरल का क्या हो जाएगा, सुधा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उत्कृष्ट का विलोम शब्द होगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, उत्कर्ष, अकृष्ट, निकृष्ट और आकृष्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि उत्कर्ष। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निकृष्ट। ठीक है, आगे देखिए उपर्युक्त विलोम शब्द है। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपयुक्त का देखिए अनुप्रयुक्त, उपरोक्त, निम्नलिखित और उपरोक्तानुसार। तो उपयुक्त का विलोम शब्द होता है निम्नलिखित। क्या होता है, निम्नलिखित। आगे देखिए भोला का विलोम शब्द क्या होगा। भोला व्यक्ति होता है जो, उसका विलोम शब्द क्या होगा, चालाक होगा, चंचल होगा। चालाक, तेजस्वी, बुद्धिमान या चंचल। तो इसमें अपना देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भोला का विलोम शब्द क्या होता है, भोला का विलोम शब्द हो जाएगा चालाक। क्या होता है, चालाक। अब देखिए स्थूल काय का विलोम शब्द है अपने पास। ये प्रश्न है कि स्थूल काय का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए लघु, सूक्ष्म, कृशकाय या निर्बल। निर्बल है ये। तो यहाँ पर देखिए स्थूल काय का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, कृशकाय। आगे देखिए संकीर्णता का विलोम शब्द क्या होगा। तो संकीर्णता का विलोम शब्द होगा विकीर्णता, उदारता, समानता या संकुलता। तो अपने पास यहाँ संकीर्णता का विलोम शब्द हो जाएगा
उदारता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। अब देखिए 55वां प्रश्न, उपकार का विलोम शब्द है। हमसे पूछा गया है कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए ए में है बेकार, बे में है उपकार, से में है प्रत्युपकार, उसके बाद है दे में उपचार। तो यहाँ पर उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपने पास में अपकार। उपकार का क्या होगा? अपकार हो जाएगा। आगे देखिए संधि का विलोम शब्द है, तो हमें बताना है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा। विग्रह, निग्रह, अनुग्रह या परिग्रह। तो देखिए यहाँ पर संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। संधि के बाद क्या करते हैं, उसका विग्रह करते हैं। तो देखिए अर्थ का विलोम शब्द होगा। अर्थ का विलोम शब्द देखिए ए में है सार्थ, बे में है व्यर्थ, से में है अनर्थ और दे में है अबदर्थ। तो अर्थ का अनर्थ होता है, ये तो सबको ही पता है। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ होता है। अब देखिए अगला है शाश्वत शब्द का विलोम शब्द है। शाश्वत जो शब्द है उसका विलोम शब्द देखिए ऑप्शन में क्या है, निषेध, क्षणिक, विशुद्ध या जागरण। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत का अपने पास हो जाएगा क्षणिक। शाश्वत का क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्षणिक हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं दिया गया है, तो हमें बताना है कि इनमें से किस में सही विलोम शब्द नहीं है। संग का होता है असंग, उसके बाद देखिए आकाश का धरती, उसके बाद देखिए अवनत का नत और निंदा का स्तुति। तो यहाँ पर संग का असंग सही है, अवनत का नत सही है और निंदा का स्तुति सही है, लेकिन आकाश का क्या होता है? पाताल होता है, आप सभी जानते हो, तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। फिर एक बार ऐसा ही प्रश्न है कि इसमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आ गया संपत्ति का विपत्ति, उर्वर का ऊसर, इष्ट का अनिष्ट और अचल का विचल। तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। संपत्ति का विपत्ति सही है, उर्वर का ऊसर सही है, इष्ट का अनिष्ट सही है, लेकिन अचल का अविचल गलत है। अचल का तो चल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये अपने विलोम शब्द जो सिलेबस में टॉपिक था उसके हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 20-20 प्रश्न करते जा रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर्यायवाची की तरफ, ठीक है। ये अपना ये पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है सभी। तो देखते हैं यहाँ पर मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो अपने पास यहाँ पर देखिए ए नंबर पर है कृपा, बे पर है कृतार्थ, उसके बाद से पे है कल्याण और दे पे है कृतज्ञ। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंगल, शुभ, हित, उपकार। ये सब किसके हैं? ये कल्याण के हैं। किसके हैं? कल्याण करेंगे ये सब तुम्हारे। उसके बाद देखिए कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर उत्पल, सरोज, कुसुमांकर और पुंडरिक। तो यहाँ पर अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो नहीं है कुसुमांकर। कुसुमांकर इसका पर्यायवाची नहीं है। उत्पल है, सरोज है, पुंडरिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए तुहिन, पावक, अनल, हुतासन। तो अग्नि का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर अपने पास आता है तुहिन, यहाँ पर पर्यायवाची अग्नि का नहीं है। अग्नि के कौन कौन से हैं? पावक है, अनल है और हुतासन है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से आयुष्मान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए चिरंजीवी, दीर्घजीवी, पुत्र और शतायु। तो यहाँ देखिए आयुष्मान का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से नहीं है अपने पास चिरंजीवी, दीर्घजीवी या पुत्र। तो सीधी सी बात है आयुष्मान का पुत्र थोड़ी होता है। तो यहाँ पर से अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पारिजात किसका पर्यायवाची है? जो पारिजात है वो किसका पर्यायवाची है? देखिए कमल का है, गुलाब का है, कल्पवृक्ष का है या केवड़ा का है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में कि जो पारिजात है वो कल्पवृक्ष का क्या नहीं है? पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। कमल का नहीं है, गुलाब का नहीं है, केवड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं होता? पारिजात नहीं होता है। तो आगे देखिए श्यामा, कलापी, पाली, बसंतदूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, यानी ये किसके पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर देखिए कोयल है, काग है, मयूर है और सुख है। अपने ऑप्शंस में जो कोयल दी गई है, कोयल के ही एक सब क्या है? पर्यायवाची। कोयल के पर्यायवाची क्या होते हैं? श्यामा, कलापी, पाली, बसंतदूत आदि ये किसके हैं? कोयल के पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन में है किंकर, केहरी,
केसरी, मृगेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि केहरी, केसरी, मृगेंद्र ये सभी किसके हैं, शेर के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो किंकर है वो किसका पर्यायवाची होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कमजोर का सजातीय शब्द है, सजातीय मतलब इसी के समान, कमजोर के समान ऐसा कौन सा शब्द है जो इन ऑप्शंस में दिया गया है। तो अपने ऑप्शंस देखिए, ए में है दुर्बल, उसके बाद बे में है बहादुर, से में है होशियार, दे में है कामचोर। तो अपने पास कमजोर का जो सजातीय शब्द होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दुर्बल। क्या होगा, दुर्बल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंबर शब्द का पर्यायवाची होगा, अंबर जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यहाँ पर देखिए भूमि है, वायु है, जल है या आकाश है। अब जो अंबर है, अंबर यानी कि ऊपर जो अपने धरती के ऊपर है जो अंबर, उसी को क्या बोलेंगे, आकाश बोलेंगे, नभ बोलेंगे, इस प्रकार से है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आकाश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उपवन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बगीचा, वन, कानन, कान। तो अपने पास उपवन जो होता है उसका क्या होता है, बगीचा या बाग। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए किनारा शब्द का पर्यायवाची होगा, इसमें से जो किनारा है उसका पर्यायवाची क्या होता है, देखिए आले, तट, पानी या तारिका। जो किनारा शब्द होता है उसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर तट, तट को किनारा कहा जाता है। आगे देखिए चुनौती का समानार्थक शब्द है, चुनौती के समान कौन सा शब्द है इसमें से देखना है। तो देखिए चुनना, बना, बदला या आह्वान, आह्वान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चुनौती का समानार्थक शब्द क्या होगा या पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आह्वान। आगे देखिए अगला है सदी का समानार्थक शब्द है। अपने पास बताना है कि सदी का जो समानार्थक या उसके जैसा शब्द कौन सा होगा। तो अपने पास आएगा शादी, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा शताब्दी या हजार। तो यहाँ पर देखिए सदी का जो समानार्थी शब्द है, शादी नहीं होता है, 10 भी नहीं होता, क्या होता है, शताब्दी होता है, और हजार भी नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पक्षी का समानार्थक शब्द क्या है, तो यहाँ पर पक्षी के बिलो वो पूछे गए हैं, क्या बोलते हैं उनको, पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए खग है, पक्ष है, खुला है या हवा है। तो पक्षी का हो जाएगा यहाँ पर खग, राइट आंसर होगा। आगे देखिए परिवार का समानार्थक शब्द है। तो परिवार देखिए लाचार, कुटुंब, देश या एक बार। तो परिवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो होता है अपने पास कुटुंब, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ हमें बताना है कि खिड़की का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में देखिए वातायन, गे में है, बे में है गवाक्ष, से में है झरोका और दे में है द्वार। तो द्वार जो होता है वो अपना दरवाजे का होता है, बाकी सब किसके हैं, खिड़की के हैं यहाँ पर। ठीक है, वातायन खिड़की का है, गवाक्ष खिड़की का है, झरोका भी किसका होता है, खिड़की का होता है। आगे देखिए दास का समानार्थी शब्द है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो दास का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए किन्नर, बे में है सेवक, से में है नायक और दे में है कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि दास एक प्रकार से क्या होता है, सेवक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवक यहाँ पर। आगे चलते हैं तरनी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखिए तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसमें ए में है सूर्य, बे में है नाम, से में है युक्ति और दे में है नदी। तो तरनी होता है जो तरनी का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य होता है एक प्रकार से। किसका पर्यायवाची है ये, सूर्य का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं बारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो बारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बारिद किसे कहते हैं, बादलों को। तो यहाँ देखिए मेघ, घन, अम्बुद और पयोज है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पयोज यहाँ पर किसका है, बारिद का नहीं है। बाकी मेघ हुआ, घन हुआ, अम्बुद हुआ, ये सब किसके हैं, बारिद के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अश्व होता है घोड़े का, घोटक का, कटक का, यह है का। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटक का नहीं होता है ये। ठीक है, किस किस का होगा, घोड़े का होगा, घोटक का होगा, है का होगा, पयोद का होगा। ठीक है,
ये किसके होते हैं? अश्व के होते हैं। तो हमारे पर्यायवाची के 20 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है शब्द अशुद्धियाँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? यहाँ पर हमें देखो उज्ज्वल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब में। ठीक है, सब में क्या दिखाई दे रहा है कि उज्ज्वल है, लेकिन हमें ये बताना है कि इसमें से सही उज्ज्वल कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास सही उज्ज्वल इसमें है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 6 में यहाँ पर क्या होगा? ये उज्ज्वल एकदम सही रूप से लिखा गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है। पर्याय, प्रसाद, परिवर्तन या प्रादुर्भाव। तो यहाँ पर जो पर्याय है वो गलत है, प्रसाद भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, परिवर्तन यहाँ पर सही है, और प्रादुर्भाव में यहाँ पर जो ये रह है ये यहाँ पर होना चाहिए वह के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से ये सही हो जाता। प्रसाद आप जानते हो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, और पर्याय भी गलत है, पर्याय अपन पढ़ रहे हैं ये इस प्रकार से लिखा जाता है पर्याय। ठीक है, ये सब यहाँ पर शुद्ध हो जाएंगे। आगे देखो सही शब्द है, अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही है। तो शुश्रूषा, ये सभी शुश्रूषा लिखे हुए हैं, लेकिन सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ शायद हमारे दो इस जो ऑप्शन है एक जैसे नहीं लिखे हैं क्या? शायद देख लेते हैं इसको हम एक बार। देखिए इसमें जो मात्राएं हैं वो थोड़ी सी हमने गड़बड़ लिख दी हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी इस प्रकार से, और इन सब में छोटी छोटी है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा शुश्रूषा यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो अपना यहाँ पर देखिए जो सही शब्द है वो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही है, शुश्रूषा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अब हमें इनमें से देख के बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दृष्टा, झूठ, उसके बाद भूख और अनिष्ट। तो इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर दृष्टा झूठ ठे होता है, यहाँ पर ठे आएगा, भूख खे होता है, यहाँ पर खे आएगा, और अनिष्ट यहाँ पर क्या है एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, शासन द्वारा किसी भी आधार पर तुष्टीकरण की नीति पर चलना देश व समाज के लिए हानिकारक ही सिद्ध हो सकता है। रेखांकित शब्द का सही रूप है। केवल हमें इतना सा देखना है, ये जो तुष्टीकरण लिखा है इसका सही रूप क्या है? ये तुष्टि नहीं है, ये तुष्टि हो सकता है। यहाँ पर ये थोड़ी मात्राओं का अब दिक्कत आ गया है, तुष्टीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखिए तुष्टीकरण लिखा है, इसको हमें सही बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये सही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये तुष्टीकरण है, इसमें छोटी की मात्रा है। उसके बाद देखिए तुष्टीकरण, उसके बाद तुष्टीकरण, ये दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं, ये छोटी मात्रा बड़ी मात्रा अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं यहाँ पर। तो अब देखना है आपको कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा, तुष्टीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, तुष्टीकरण। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, रेखांकित पद की सही वर्तनी है। इनमें से मंत्रिमंडल जो शब्द है इसकी सही रेखांकित सही वर्तनी हमें बतानी है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए में क्या है? ए में है मंत्रिमंडल, उसके बाद है मंत्रिमंडल, बीच में डैश है यहाँ पर, और से में है मंत्रिमंडल, और लास्ट में दिया गया है मंत्रिमंडल। देखो यहाँ पर मंत्री के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, मैं के ऊपर। ठीक है, यहाँ छोटी की मात्रा है, बीच में डैश है। मंत्री और मंडल क्या है? अलग अलग। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो ये अपना यही होगा कि मंत्रिमंडल, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा कि मंत्री डैश मंडल। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द गलत हैं? सभी शब्द हमें बताने हैं कि गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना ऑप्शंस में क्या लिखा है। ऑप्शंस में देखिए परितोषिक और अभ्यर्थी। ठीक है, उसके बाद है अतिशयोक्ति और निर्लंबन। उसके बाद देखिए मध्याह्न और अतिथि। उसके बाद है नृत्यांगना और धनाढ्य। देखो यहाँ पर सभी शब्द क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मध्याह्न और अतिथि दोनों सही हैं, अतिशयोक्ति और निर्लंबन भी कैसे हैं? सही हैं। नृत्यांगना और धनाढ्य भी कैसे हैं? सही हैं।
लेकिन अपने पास जो ये दे रखे हैं पारितोषिक होना चाहिए, ये परितोषिक लिख रखा है, और अभिर्थी होता है, ये अभ्यर्थी लिख रखा है। ठीक है, तो ये अपने गलत हो जाएंगे, पारितोषिक और अभ्यर्थी। आगे देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से हमें बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये सारे के सारे पूजनीय लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? पूजनीय। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। तो यहाँ पर अपना सही हो जाएगा पढ़ी की मात्रा पूजनीय। इस प्रकार से ये अपना सही होगा। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब इसमें भी ये बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, बाकी सब यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। तो देखो त्योहार, त्योहार को आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखते हैं त्योहार, एक मात्रा आती है, यहाँ पर दो हैं, ये गलत है। अधीन सही है, पड़ोस सही है और अंत्याक्षरी भी सही है यहाँ पर। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अशुद्ध शब्द है, फिर दोबारा से अशुद्ध लिखना है। तो मन है, योग, पुरस्कार, उसके बाद युधिष्ठिर और पुरस्कार, यानी कि हमें इनमें से एक गलत है। कौन सा गलत है? तो यहाँ पर देखिए अपना जो अशुद्ध है वो कौन सा है? पुरस्कार। इस प्रकार से इसमें ये वाला से नहीं आता, इसमें ये वाला से आता है। ठीक है, आगे देखिए, इत्र के भीतर सुगंध है, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? इत्र के भीतर क्या है? सुगंध है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अधिकरण कारक संबंधी, वचन संबंधी, या लिंग संबंधी, या संप्रदान कारक संबंधी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें अधिकरण संबंध, अधिकरण कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करेंगे। शुद्ध शब्द है, तो ये जो है ये अंडरलाइन है इस प्रकार से। इसका हमें बताना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा है इनमें से, चारों में से। ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, विद्वेषपूर्ण। ठीक है, तो देखिए अपना है ए विद्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण और विद्वेषपूर्ण, ये सारा एक ही है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो अपना सही हो जाएगा यहाँ पर विद्वेषपूर्ण, छोटी की मात्रा आती है इस पर। आगे देखो, भरत की माता का नाम खालिस्तान था, सही शब्द का चयन करो। अब इस सब में हमें पता है कि भरत की माता का नाम क्या था? केकई था। तो सब में केकई लिखा हुआ है, तो कौन सा शुद्ध रूप है इसका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर टे, यहाँ पर केकई जो लिखी हुई है वो एकदम शुद्ध रूप में लिखी हुई है। आगे देखिए, खालिस्तान व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। कौन बना देती है? ये दुबदा लिखा हुआ है, जो दुबदा होती है, लेकिन शुद्ध रूप उसका पूछा गया है कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो लिखा हुआ है दुबदा, वो क्या है? एकदम सही है। अब आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो हमें बताना है कि इनमें से किस में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। तो देखिए, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, सभी जगह आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। आगे देखिए, बच्चा दूध पीकर सो गया है। और तीसरे नंबर पे आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। उसके बाद है कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इन तीनों में तो क्रिया काम में आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है कि सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। ये अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं इसमें। ठीक है, आगे देखो, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, लड़के के विषय में गलत है। तो यहाँ पर देखिए, जो लड़का लिखा हुआ है, इस लड़के के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो देखिए, पुल्लिंग है, सही है, कर्ता है, सही है, बहुवचन है, ये गलत है, और एक वचन है, ये सही है। क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है लड़के, इसमें मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? से, कि यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा, क्या होगा? वो एक वचन होता है। ठीक है, लड़का एक वचन के रूप में आया यहाँ पर मेरे लड़के, और कर्ता के रूप में भी है, और पुल्लिंग भी है, लड़का है तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है, हमें बताना है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि दी गई है। तो यहाँ देखिए, समास संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी या उपसर्ग संबंधी। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो संधि संबंधी है। किस प्रकार की? संधि संबंधी यहाँ पर क्या है? अशुद्धि है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, अत्याधिक, पानवेजन्य, स्रोत और बागर्थ। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा है? बागर्थ यहाँ पर शुद्ध है।
आगे देखिए अशुद्ध शब्द बताइए, इनमें से हमें अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए कवियत्री, तदंतर, प्रज्वलित, उसके बाद गत्यारोध, गत्य अवरोध। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें जो कवियत्री को लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है कवित्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द है भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी। तो यहाँ पर भागीरथी लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि शुद्ध कौन सा है, तो वो अपने पास है भागीरथी। ठीक है, अब हमारे जो शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक था यानी कि सामान्य अशुद्धियाँ वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द एक अगले टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, पर्वत के नीचे तलैटी की भूमि के लिए एक सार्थक शब्द है। किसके नीचे? पर्वत के नीचे तलैटी की भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं अनूढ़ा, अधित्यक्त्या, उपत्यक्त्या और अध्यूढ़ा। तो अपने पास यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो पर्वत के नीचे की तलैटी की भूमि को कहा जाता है उपत्यक्त्या, उपत्यक्त्या यका, उपत्यका, इस प्रकार से कुछ इसका बोल उच्चारण है, उपत्यका, उपत्यका। ठीक है, अब आगे देखिए माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। तो माता पिता का जो संतान के प्रति प्रेम होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए प्रेम है, श्रृंगार है, वात्सल्य है, करुणा है। तो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? एक शब्द में वात्सल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वात्सल्य यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, जिसे मापा न जा सके, एक शब्द के में बताना है कि वो क्या होगा जिसे मापा न जा सके। तो ऑप्शंस में देखिए अपरिमेय, अप्रतिम, अप्रतिम और अविकल्प। तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अपरिमेय। जिसे मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहा जाता है। आगे देखिए, जिसके बराबर दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होता है? आप सब जानते हैं इसको। देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिखा है कि अतीन्द्रिय, अजेय, अनिर्वचनीय और उसके बाद अद्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय होता है, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं होता है। आगे देखो, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से नहीं टलता है उसके देखो ऑप्शंस में क्या है? मौन, बड़बोला, अटल और बातुनी। तो इसका सही आंसर हो जाता है जो अपनी बात से नहीं टलता उसे क्या कहते हैं? उसे अटल कहते हैं। उसके बाद अगला देखिए, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, एक शब्द में बताना है कि वो क्या कहलाती है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। तो ऑप्शन में है ध्रुव, उसके बाद है धरोहर, उसके बाद है धरणी, उसके बाद है धीवर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धरोहर। धरोहर क्या होती है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अब देखो आगे है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश। इसके लिए एक शब्द बताना है। तो उसमें देखिए भग्न, खंडित, खंडिताकार और भग्नावेश। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो अपना होता है भग्नावेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर देखिए अस्तेय, अपरिग्रह, कृपणता और सदाचार। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा देखिए अपरिग्रह। जो आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। आगे देखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। तो इनमें से हमें बताना है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो देखिए ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और उसके बाद वायव्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैऋत्य। अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, जिसका कोई बैरी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? सरल, उपकारी, परोपकारी या अजात शत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु उसको कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिसका कोई बैरी नहीं हो। या बैरी का अर्थ क्या है? शत्रु है। आगे चलते हैं, नीति ज्ञान रखने वाला। तो इसमें देखिए एक शब्द में क्या बनेगा? नीतिवान, नीति निपुण, नीति दक्ष या नीतिज्ञ। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा नीति ज्ञान रखने वाला वो कौन होता है? नीतिज्ञ यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो सहने की शक्ति रखता हो, इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन है एक शब्द में जो सहने की शक्ति रखने का अर्थ देता हो? सत्वा, सर्वज्ञ, सहिष्णु या नश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
जो सहने की शक्ति रखता है उसे क्या कहते हैं, सहिष्णु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। आगे देखिए, एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, ये क्या होता है, विनिमय, आदान। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, वितरण करना, विनिमय करना, प्रतिदान करना या विक्रय करना। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनिमय करना। विनिमय के अंदर क्या होता है, एक वस्तु ली जाती है, उसके बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। आगे चलते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो हमें बताना है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला इनमें से कौन से ऑप्शन है जो इसका अर्थ दे रहा है, परितोष, संतोष, अनुतोष या आशुतोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन होता है, आशुतोष यहाँ पर शीघ्र प्रसन्न होने वाला होता है। ठीक है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला कौन कहलाता है। तो देखिए, गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतेवासी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला। अब इसमें हमें बताना है कि जो मछली मारकर आजीविका चलाता है वो कौन है। तो मछेरा, धीवर, नक्सीर या कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर मछेरा नहीं होगा, कौन होगा, धीवर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धीवर कौन होते हैं, जो मछली मारकर अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे देखिए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। अब हमें बताना है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो कौन होता है, साक्षर, शिक्षित, परीक्षित, परीक्षार्थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा परीक्षित। परीक्षित यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, जो धन को फिजूल खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अव्ययी, अकिंचन, मितव्ययी या अदूरदर्शी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाले। तो क्षणभंगुर, अनश्वर, अपरिमेय, क्षणांश। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर आएगा वो आएगा क्षणभंगुर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो पढ़ाने गया हो, अपलिखित, अलिखित, अपठित या अपठनीय। तो यहाँ पर जो पढ़ाने गया हो क्या कहलाता है, अपठित कहलाता है। क्या कहलाता है, अपठित, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। अगला टॉपिक है अपना मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये अपना इस EMRS जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है, उसमें उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, जो लोग अपनी जेब की तरफ न देखकर खोखली शान में सीमा से अधिक धन खर्च करते हैं वे कर्ज में डूब जाते हैं। जबकि चाहिए यह कि खालिस्तान रिक्त स्थान में सही लोकोक्ति होगी। हमें बताना है कि इसमें इस जो ये अर्थ दे रखा है इसके लिए कौन सी लोकोक्ति यहाँ पर ठीक सटीक बैठ जाएगी। तो देखिए, तेते पाम पसारिए जेते लंबी सौर। ठीक है, अगला है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ। आगे देखिए, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे। और आगे देखिए, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, जो लोग अपनी अपनी जेब की तरफ न देखकर खोखली शान में सीमा से अधिक धन खर्च करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि तेते पाम पसारिए जेते लंबी सौर। उतने ही पाम पसारो जितनी लंबी क्या हो, सौर हो। उतना ही धन खर्च करो जितने तुम्हारे पास हैं, उससे अधिक खर्च करोगे तो कर्ज में डूब जाओगे। ठीक है, आगे देखिए, क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता, लोकोक्ति सही होगी। तो देखिए, टूटी को क्या जोड़ना, गांठ पड़े और न रहे। आगे देखिए, टूटी की क्या बूटी। आगे देखिए, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने। और आगे देखिए, टिड्डी के रोके आंधी नहीं रुकती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, यानी कि क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या, इसका जो लोकोक्ति क्या बनेगी, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न देखिए, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें अपने पास ऑप्शंस में देखिए, बहुत प्यार करना, बहुत परेशान करना, घृणा करना, इनमें से कोई नहीं। तो नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन पहला देखिए, यदि हाथ का हथियार न हो तो
संसार में कुछ पूछ नहीं होती। आगे देखिए शुभ कार्यों के लिए किसी से क्या पूछना। आगे देखिए प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या आवश्यकता। और आगे देखिए होनहार होकर ही रहती है। तो यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी किया, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या आवश्यकता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, सुदामा के तंदुल यानी कि गरीबी में जीना, गरीब में भी तंदुल का शौक रखना। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट और बढ़ चढ़कर बातें करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदामा के तंदुल। आगे देखिए मुहावरे का क्या अर्थ होता है। हमें जो मुहावरे पूछे जाते हैं उनका अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे का क्या अर्थ है, यथार्थ, उल्टा, सामान्य या लाक्षणिक। तो यहाँ देखिए मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, लाक्षणिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खरी मजूरी चोखा काम का क्या अर्थ है। खरी मजूरी है यहाँ पर और चोखा काम है। तो देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। उसके बाद देखिए बिना काम के दौलत चाहना। और आगे देखिए पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है, साधारण काम के अधिक पैसे लेना। तो यहाँ पर देखिए खरी मजूरी चोखा काम का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। अगर आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो काम कैसा होगा, अच्छा करोगे आप। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए तहस नहस हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए बढ़ जाना, यथावत रहना, कम होना या नष्ट होना। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। इसका मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसका होता है नष्ट होना। तहस नहस होने का मतलब क्या है, नष्ट होना। अगला देखिए हिम्मत हारना, इसका इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अधीर होना, खुश होना, खामोश होना, रोते हुए बैठना। तो अपने पास यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अधीर होना। यहाँ पर इसका सही होगा कि हिम्मत हारना मतलब अधीर होना। अंगारे उगलना, इसका सही अर्थ क्या है इस मुहावरे का। तो देखिए आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंगारे उगलना का वो होता है क्रोध में कठोर शब्द कहना। हाथ मलना सही अर्थ होगा, हाथ मलने वाला जो ये मुहावरा है हाथ मलना, इसका जो सही अर्थ है वो क्या है, रहस्य खुलना, पोल खुलना, क्रोध करना या पछताना। जब कोई चीज़ हमसे निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, पछताते हैं बाद में, तो हाथ मलते हुए रह जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पछताना क्या होगा, राइट आंसर। आगे देखो अजान सुजान सदा कल्याण, अजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का क्या भाव है। तो यहाँ देखिए अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है, भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता है, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने पास में मूर्ख और ज्ञानी दोनों किस में रहते हैं, मज़े में रहते हैं। अजान सुजान सदा कल्याण यानी कि मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। आगे देखिए नाक का बाल होना सही अर्थ है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए अधिक समीप होना, कष्ट देना, अत्यधिक प्रिय होना, पालतू होना। अब जो नाक का बाल होता है वो कैसा होता है, अत्यधिक प्रिय होना यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ है। आगे देखिए चांदी का जूता, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहाँ देखिए महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु या अमीरी का दिखावा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा चांदी का जूता यानी कि इसका जो मुहावरे का अर्थ है वो क्या है, रिश्वत देना। ठीक है, क्या होगा, रिश्वत देना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, उसके बाद बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, और उसके बाद है उपयुक्त सभी। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका जो लोकोक्ति का सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा अपने पास, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। हमने सोच लिया कि इस साल अमीर बनना है लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहे हैं और छोटे कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, अमीर कैसे बनोगे। कपटी मित्र सही अर्थ है, इसका इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखो दांत काटी रोटी, आस्तीन का स्यांप, अक्ल की दुम या आवनूस का कुंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास देखिए कपटी मित्र का मतलब होता है, इसका सही अर्थ हो जाएगा आस्तीन का स्यांप होना। ठीक है, या
आगे चलते हैं 137वें प्रश्न की तरफ। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इस लोकोक्ति का क्या भाव है यहाँ पर देखिए। काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना, काम में आलस्य करना। तो न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इसका भाव क्या है। काम न करने का बहाना बनाना। यहाँ पर कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा। कार्य आरंभ करना, ठीक है, कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग सही है यहाँ पर। शुभारंभ करना, उद्घाटन करना, प्रवेश करना या श्री गणेश करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, श्री गणेश करना। किसी कार्य को शुरू करने के लिए क्या करते हैं हम, श्री गणेश करते हैं। फिर आगे देखिए, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। सिर फिर जाना, तो देखिए चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है, अहंकारी हो जाना। आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार, यह है। अब हमें बताना है कि यह क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्यांश है या वाक्य। तो जो एक अनार 100 बीमार है वो क्या है, एक लोकोक्ति है। क्या है यहाँ पर, लोकोक्ति है, ठीक है। मुहावरा नहीं है ये, वाक्यांश नहीं है, वाक्य नहीं है, क्या है ये, लोकोक्ति है। तो ये थे हमारे आज के EMRS जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके जो TGT का जो सिलेबस था उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र था उसके हिसाब से हमारे 7 टॉपिक दिए गए थे और 8वां टॉपिक है उसमें पैसेज वाला। तो पैसेज वाला आ ही नहीं रहा है, तो हमने केवल वही करवा दिए हैं 7 टॉपिक, ठीक है। और उनके 40%, एक टॉपिक का 20% यहाँ पर कराया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो।